आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ड्रोन का जिक्र छिड़ते ही हमारे दिमाग में एक उड़ते हुए मशीन की तस्वीर बन जाती है जिसमें कैमरा लगा होता है। आजकल शादी ब्याह में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल बहुत आम हो चला है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपने पुलिस द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल किए जाने को भी देखा होगा। इसके अलावा ड्रोन का चलन खिलौने के रूप में भी खूब बढ़ा है। उड़ती हुई चीजें अक्सर हमें आकर्षित करती हैं और ड्रोन उनमें से अब एक हो चला है। ड्रोन अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर लोगों का मन ललचाता है, वह अपने आप उसकी ओर खींचे चले आते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ड्रोन्स पर। सवाल कई हैं, मसलन ड्रोन होता क्या है, किस किस तरह के ड्रोन होते हैं, दुनिया के मुकाबले हम ड्रोन की टेक्नोलॉजी में आज के समय कहाँ खड़े हैं, क्या हम ड्रोन के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, भारत में ड्रोन का बाजार कितना बड़ा है, क्या हम ड्रोन के इस्तेमाल और इसको बनाने के मामले में पीछे रह गए हैं या अब भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, ड्रोन होने का क्या फ़ायदा है और साथ ही इसके होने का क्या नुकसान है। इसके अलावा हमारी और आपकी प्राइवेसी से जुड़ा कंसर्न है, किन किन जगहों पर ड्रोन उड़ाया जा सकता है, क्या आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। इस तरह के तमाम सवाल हैं और इस पॉडकास्ट में बात होगी इन्हीं सारे सवालों पर। और बात करने के लिए मेरे साथ हैं कुणाल किसले। आप इंटीग्रेशन विजर्ड्स के सीईओ हैं और ड्रोन के सॉफ्टवेयर वाले हिस्से को, इसकी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं, हल्के अंदाज में कहें तो बूझते हैं। और आज किसले जी की मदद से हम कोशिश करेंगे कि आपको ड्रोन के बारे में जितना हो सके बुझा दें, समझा दें, बता दें। तो स्वागत है किसले। धन्यवाद। तो किसले कहाँ से शुरू करें हम। ड्रोन देखने में भले ही छोटा हो लेकिन यह टॉपिक विशाल है, क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ड्रोन वाकई में है क्या, ड्रोन और किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल में फर्क क्या होता है। बिल्कुल, और एक आम आदमी तो यही समझता है ड्रोन के बारे में कि यह एक कैमरा है जो हवा में उड़ रहा है और बहुत ही सुंदर मोहक तस्वीरें खींच सकता है। लेकिन क्या वाकई में ड्रोन इतना ही है। मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा। मैं इसको कहूंगा कि एक कैमरा जिसका एक हाथ भी हो सकता है, तो वो केवल तस्वीर ही नहीं खींच सकता, ड्रोन सामान को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा सकता है। अगर हम आजकल ड्रोन्स को देखते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज में ड्रोन्स बटे हुए हैं। इसके बेसिस पे है कि वो कितनी दूरी तक जा सकता है, कितना ऊंचा उड़ सकता है, उसका वजन कितना है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आज हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू ड्रोन्स अलग अलग कैटेगरी और कैपेसिटी के आते हैं, लेकिन मुख्यतः दो चीजें करते हैं। एक तो आपने जैसा कहा कि एक कैमरा है जो हवा में उड़ता रहता है, जिससे हम किसी भी चीज को बहुत बेहतर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इस कैमरे के साथ उसमें सामान उठाने की भी कैपेसिटी है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है डिलीवरी में। अमेजॉन इसको ट्राई कर रही है यूएस में, पहले से उनको परमिशन मिल गई है, जिसमें कि आप अभी जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ड्रोन आपको घर पे सामान पहुंचा के जाएगा। ठीक है किसले, यहाँ पे मैं रोकता हूँ और बहुत बेसिक से सवाल पे आते हैं। हम बिग बाजार जाते हैं, एक ड्रोन हमें वहां भी मिलता है। एक कंपनी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, DJI, अगर मैं सही नाम बोल रहा हूँ, तो इसके भी ड्रोन्स मिलते हैं 30-40 हजार रुपए में। कई बार हम खबर सुनते हैं कि हमारी आर्मी ने कुछ ड्रोन्स सेना के गिरा दिए जो बाहरी दूसरे देश के थे। क्या अंतर है इन सब ड्रोन्स में, मतलब कितना फर्क पड़ जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो बिग बाजार से लेके आर्मी के ड्रोन्स तक जाने में। तो अगर देखिएगा ड्रोन्स की जो कैटेगरी और या रेटिंग जो होती है, वो होती है कि वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कितनी देर हवा में रह सकता है, किस स्पीड से उड़ सकता है, और फाइनली कितना अपने साथ अगर उसे पेलोड ले जाना है तो वो कितना ले जा सकता है। तो सबसे छोटे ड्रोन्स जो होते हैं, आज अब जो DJI के मैवरिक की बात मान लीजिए कि DJI के सबसे छोटे ड्रोन्स जिसको माइक्रो ड्रोन्स कहते हैं, 250 ग्राम से कम होते हैं। उनकी कैपेसिटी 10 से 15 मिनट तक की फ्लाइट की होती है। वो साथ में कोई पेलोड नहीं उठा सकते, लेकिन रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए उसका काफी इस्तेमाल होता है। उसी तरह से आपके बाद दूसरे तरह के ड्रोन्स होते हैं, उनको मिनी ड्रोन्स कहते हैं। मिनी के बाद और भी अलग अलग रेटिंग और कैटेगरीज के ड्रोन्स आते हैं, बट बेसिक पैरामीटर जिसके अराउंड हम लोग ड्रोन को कैटेगराइज करते हैं वो है स्पीड,
कितनी तेजी से वो उड़ सकता है। एक बढ़िया इंडस्ट्रियल ग्रेड का ड्रोन 60 किलोमीटर से 65 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आराम से उड़ सकता है, मतलब हम करीब और करीब आप जो आधे कार घंटे तक। चलाते हैं 60 किलोमीटर की स्पीड से, उतनी तेज वो उड़ सकता है। बिल्कुल, और बिना किसी ट्रैफिक के। ओके, ठीक है, आप बात कंटिन्यू कीजिए। और वो आर्मी वाला ड्रोन अभी छूट गया, क्या वो कितना हाँ, तेज उड़ता होगा? तो आर्मी वाले ड्रोन्स में दो खास बातें होती है। एक तो उसमें पेलोड उठाने की क्षमता होती है, राइट। सो आर्मी वाले लॉजिस्टिक्स के लिए भी ड्रोन यूज करते हैं, और एक्चुअल जिसको आर्म ड्रोन्स कहते हैं, जिसमें कि उस ड्रोन में खुद ही हथियार लगे होते हैं, और जैसा कि आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, और वो इसको प्रेडेटर बोलते हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका के जो हैं, वो वाले ड्रोन्स भी होते हैं। इसमें दोनों ड्रोन्स में खास बात यह है कि एक इनका जो रेंज होता है वो काफी ज्यादा होता है। एक रेगुलर लॉजिस्टिक्स और पेलोड वाला जो ड्रोन होता है वो आर्मी ग्रेड का करीब करीब 7-7.5 किलोमीटर का इनका रेंज होता है, विथ रिटर्न टू होम आरटीएच कैपेबिलिटी। तो आरटीएच कैपेबिलिटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि आप ड्रोन का रेंज जो बता रहे हैं उसमें आपने बताया कि वो 7 किलोमीटर ड्रोन का रेंज है। इसका मतलब जो बैटरी खत्म होने के पहले वो घर भी आ सके, और वो खुद घर आ सके जहां से वो उड़ाया गया था। तो ये जो रेटिंग है, अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रेड ड्रोन और एक आर्मी ग्रेड ड्रोन की बात करें, तो उसमें रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाता है ड्रोन का। मतलब और वो सामान उसको बिल्कुल कोडिंग करके चालाक बना दिया गया है कि उसे पता रहता है कि हमारे पास इतनी बैटरी बची है और मुझे इतना दूर अपने घर जाना है, तो अब हमें चलना चाहिए, और वो खुद आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये वाली बात जो है आरटीएच, ये असल में डीजीसीए की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल ड्रोन यूज करते हैं, केवल आर्मी ग्रेड का ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्रियल ड्रोन यूज करते हैं, तो उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, उसे चालाक बना दिया गया है। उसे इसको हम लोग यूज करते हैं, जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको ऑटोनोमस ड्रोन्स कहते हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स काफी हद तक पायलट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उसके जैसा कि हम जानते हैं कि कैमरे के साथ काफी कंप्यूटर विजन के थ्रू बहुत सारी चीजें जो इंसान समझ सकता है वो मशीन भी समझ सकती है। उसी का इस्तेमाल करके ड्रोन कई कई हद तक किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को पहचान सकता है, उस टारगेट के आसपास जा सकता है और होवर कर सकता है उस टारगेट के चारों तरफ, उसको फॉलो कर सकता है, जिसका जो पायलट के लिए काफी मुश्किल होगा करना। तो इंडस्ट्रियल जो मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स हैं उनपे काफी हद तक ऑटोनोमी आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और वो इस ड्रोन को काफी हद तक अपना काम करने में मदद करती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं किसले, तो सड़कें बनी हुई हैं, हम उस पर चलाते हैं, ट्रेन के लिए पटरियां बनी हुई हैं। ड्रोन्स के लिए अभी तक कुछ बना है क्या कि हम यहीं उड़ा सकते हैं या ऐसे उड़ा सकते हैं? या फिर अभी हमारा जो स्काई है वो फ्री है, उतना डिजिटल नहीं हुआ है, हम एक ड्रोन खरीद कर लाए, एक खाली जगह पे गए और उड़ाकर देखने लग गए चारों तरफ की क्या है? असल में 2018 दिसंबर में जो लास्ट अनाउंसमेंट थी गवर्नमेंट की, सबसे जो मेजर था, उसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स डाले थे ड्रोन को उड़ाने में। तो एक है कि आप, जैसे मैंने अभी बताया था, जो छोटे वाले ड्रोन होते हैं 200-250 ग्राम से कम, वो आप खरीद के उसको उड़ा सकते हैं। लेकिन ये ड्रोन कुछ जगहों पे नहीं उड़ सकते हैं। वो गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट है जिस जगह पे ड्रोन नहीं उड़ सकते हैं। वो एयरपोर्ट के पास का एरिया हो, या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो, सेंसिटिव जोन्स हो, और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका हो। दिल्ली का विजय चौक तक नो फ्लाई जोन है ड्रोन्स के लिए। तो इसमें रिक्वायरमेंट यह है कि जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जाम्पल डीजीआई का ड्रोन आपका उस कुछ एरियाज में इट शुड नॉट, वो उड़ना ही नहीं चाहिए। अभी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन अलार्म जरूर है कि अगर आप किसी भी नो फ्लाई जोन के आसपास ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो ड्रोन आपको एक इंफॉर्मेशन देगा कि ये सही जगह नहीं है ड्रोन को उड़ाने की। अच्छा, मतलब ड्रोन में एक तरीके का कहें तो एक गाइडलाइन बनाने की बात है कि मतलब अगर मैं विजय चौक पे जाके ड्रोन उड़ाऊं तो वो उड़ेगा ही नहीं, उसको ऐसा सिखा दिया गया है या उसमें ऐसी कोडिंग कर दी गई है कि आपको इस एरिया में नहीं आप फ्लाई करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। ड्रोन के अंदर जीपीएस भी होता है जिसका इस्तेमाल करके ये वाली कोडिंग की जाती है। ये तो हमारे और आपके लिए जीपीएस है ऐसा, लेकिन मान लीजिए कोई फॉरेन प्लेयर्स हो जो हमारे एरिया को सर्विलांस करना चाहता हो, फिर इसके लिए क्या है? मान लीजिए वो आके अगर ड्रोन उड़ाने लगेगा विजय चौक पे, तो क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे सिस्टम है कि वो उसे पकड़ पाएंगे कि यहाँ पे कोई ड्रोन उड़ा रहा है?
तो आए दिन आप देखते होंगे कि खबर आती है कि पाकिस्तान का एक ड्रोन जयपुर में जैसलमेर वाले बॉर्डर में शूट डाउन किया गया, कभी जम्मू कश्मीर के आसपास शूट डाउन किया गया। एक्चुअली ड्रोन्स को अगर देखा जाए तो एक हवाई जहाज ही है। जो मिलिट्री ग्रेड के जो ड्रोन्स होते हैं वो एक हवाई जहाज है, और जैसे जो रडार सिस्टम होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशन होते हैं, वही इंस्टॉलेशन ड्रोन के लिए भी काम करते हैं। और इनका रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम होता है, तो इनको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, मतलब अगर कोई आके उड़ाएगा बाहरी आदमी तो वो पकड़ लेगा जी। और अगर मैं जाके उड़ाने लग जाऊं तो मुझे पकड़ पाएंगे कि हाँ, एक लड़का आया है जो ड्रोन उड़ा रहा है इस एरिया में, जो कि एक बैंड है, जो कि एक बैन एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं मतलब पिछले वाले सवाल का एक पॉइंट जवाब का बिल्कुल आराम से, बहुत समय हमारे पास, आप आराम से ऐड करें। तो अभी हमने बताया कि मतलब आपने पूछा था कि कहाँ कहाँ उड़ाया जा सकता है, तो एक ज्योग्राफिकली हमने लिमिट कर दिया कि इस जगह पे नहीं उड़ा सकते हैं। वर्टिकली भी लिमिटेड है। तो वर्टिकली 200 फीट के ऊपर कोई भी ड्रोन, इंडस्ट्रियल कोई भी नॉन मिलिट्री ड्रोन नहीं उड़ सकता है, नहीं उड़ने की परमिशन है, उसके बाद वो इलीगल माना जाता है। तो जब उड़ा नहीं सकते तो ऐसे ड्रोन हम बना भी नहीं सकते हमारे देश में और बेचा भी नहीं जा सकता। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर्स जो इस गाइडलाइंस के बाद मैन्युफैक्चरर्स अपर लिमिट 200 फीट ही डालते हैं। कोई भी नया ड्रोन आप देखिएगा जो पुराने नहीं है। अच्छा, मतलब एक तरीके से कार की तरह कि अगर स्पीड लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि आप 220 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की मैक्सिमम स्पीड नहीं दे सकते अपनी कार में, तो आप नहीं देंगे। राइट। तो ये वर्टिकली भी हमने लिमिट कर दिया है और ज्योग्राफिकली तो लिमिट कर ही दिया है कि जहां जहां ड्रोन उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते। ठीक है। अभी जब मैं आपसे बात करने से पहले पढ़ाई कर रहा था ड्रोन के बारे में, तो एक वर्ड मैंने सुना, डिजिटल स्काई। ये डिजिटल स्काई क्या है और ड्रोन के मामले में इसका क्या लेना देना है? डिजिटल स्काई जैसा कि नाम कहता है, एक्चुअली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है अंडर DGCA ऑफ इंडिया, जिसमें कि आप ये कंट्रोल करता है कि कौन कौन सी चीजें हवा में उड़ सकती हैं। ये अब आजकल प्राइवेट एयरक्राफ्ट, इसके पहले प्राइवेट उड़ने वाली चीज नहीं थी दुनिया में, राइट। जो उड़ते थे वो हवाई जहाज होते थे जो कमर्शियल थे, जो पहले से लाइसेंस्ड होते थे। अभी तो केवल ड्रोन्स हैं, आगे दूसरे तरह के भी ड्रोन्स आएंगे शायद, पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल्स, जो कि आप जिसको कार के बदले ड्रोन में ट्रैवल कर सकें, वैसी चीजें भी आएंगी। वीडियो देख के खुश हुआ करते हैं उसका। हाँ बिल्कुल। तो ये डिजिटल स्काई एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ये इन सारे व्हीकल्स को एक जगह पे रजिस्टर करना जरूरी है, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो डिजिटल स्काई में अगर आपने कोई ड्रोन खरीदा है और वो 250 ग्राम से ज्यादा भारी है, तो आपको उस ड्रोन को वहां रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये ड्रोन खरीदा है। आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उस ड्रोन का मिलेगा। उसके बाद तभी आपको परमिशन है उस ड्रोन को उड़ाने की। अब एक नई पॉलिसी अभी आ गई है जिसको कहते हैं नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो NPNT बोलते हैं, नो परमिशन नो टेक ऑफ। नो परमिशन नो टेक ऑफ का मतलब है कि आप कोई भी कमर्शियल ड्रोन उड़ा रहे हैं, वही 250 ग्राम से बड़े वाले जो ड्रोन होते हैं, आप कोई भी कमर्शियल ड्रोन उड़ा रहे हैं, आपके पास एक ऐप है डिजिटल स्काई का। आप उस ऐप में बोलिए कि आप पायलट हैं इस ड्रोन के, तो आप बोलिए कि मुझे अभी ये ड्रोन उड़ाना है, और आप रिक्वेस्ट डालिए। तो उधर से आप या तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो आप वो ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इससे आपको हमेशा ये पता लगेगा कि आसमान में आज अभी कितने ड्रोन उड़ रहे हैं और वो कहाँ हैं। तो डिजिटल स्काई मेरे ख्याल से काफी बढ़िया और काफी जरूरी एक इनिशिएटिव था, जिसमें कि हम लोग ये कंट्रोल कर सके अपने एयर स्पेस को, कि यहाँ कहाँ पर कौन क्या उड़ रहा है, वो रेगुलेटेड है कि नहीं है, कोई ड्रोन उड़ा भी रहा है तो क्यों उड़ा रहा है। तो ये सारी चीजें डिजिटल स्काई के माध्यम से होती हैं। इसलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो ड्रोन पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।
एक जानकारी जो और है कि 2014 तक ड्रोन जो है वो उड़ाना बैन था देश में, राइट? हम्म। और उसके बाद अचानक से सरकार ने अपना इसको बदला, हृदय परिवर्तन हुआ। क्या कारण रहा इसको बदलने का? क्या जरूरत आन पड़ी थी, या फिर जरूरी था टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस चीज में ढील देना, छूट देना? ये वही वही जरूरत थी जो वाजपेयी जी को टेलीकॉम के समय में थी, जब उनकी गवर्नमेंट पहली बार आई थी। और जिस समय हमारी जो टेलीकॉम पॉलिसीज थी उसमें काफी शिफ्ट्स हुए थे, काफी चेंजेस हुए थे। एक्चुअली ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ड्रोन का यूज आप सिक्योरिटी में देखिए, पर्सनल सिक्योरिटी की भी बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, आर्मी, इन सब चीजों में ड्रोन यूज करने वाले लोग अपने कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा आगे हैं। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, वो प्रेडेटर ड्रोन्स को जो यूज करते हैं कितने इफेक्टिवली यूज करते हैं, जिसमें कि काफी उन्होंने काफी आगे बढ़ गए हैं इस चीज में। लेकिन हम लोग अगर 2014 में मेरे ख्याल से करीब 5 साल लेट थे, जब 5 साल पहले 2008 से 10 के बीच में ड्रोन की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी, और हम लोग ने 5 साल तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। 2014 मेरे ख्याल से वो काफी लेट था, लेकिन बहुत ही जरूरी था ताकि ड्रोन के लिए इंडियन मार्केट को ओपन किया जाए, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और अलग अलग जगहों पे थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन इसमें ड्रोन्स में नौकरी देने की काफी कैपेसिटी है, क्योंकि एक कंप्लीटली अनटैप्ड मार्केट है जिसको कि अब टैप किया जा सकता है। मतलब एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया है, बिल्कुल खाली है, आइए और हाथ आजमाइए वाली बात है। एक बात और है कि जब ड्रोन्स को लेके नियम बनाए गए, गाइडलाइंस बनाए गए, तो उसमें एक वर्ड यूज हो रहा था कि बहुत जो प्राइवेसी के जो कंसर्न है उसका बहुत ध्यान नहीं रखा गया, उसे बहुत विस्तार से नहीं टैकल किया गया। तो ड्रोन्स को लेके प्राइवेसी के क्या-क्या कंसर्न है हमारे और आपके लिए, या फिर किसी के भी लिए, कि वो किस तरह के डेटा इकट्ठा कर सकता है? और उससे ज्यादा बड़ी बात कि जब ड्रोन से इकट्ठा किए गए डेटा को किसी और डेटा के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो क्या खतरा हो सकता है? आपने एक बात सही कही कि जिस समय ड्रोन्स के रेगुलेशन शुरू में लिखे जा रहे थे, काफी समय तो लिखे ही नहीं गए। 2014 में हमने खोल तो दिया, लेकिन रेगुलेशंस लिखते लिखते काफी वक्त लग गया था। 16-17 के आसपास पहली सेट ऑफ गाइडलाइंस आई, 2018 सितंबर के आसपास सबसे कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस आई, लेकिन उस कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस और अमेंडमेंट्स होते रहे। सो फ्लाइंग रूल्स, प्राइवेसी रूल्स जो है इसमें कंटिन्यूअसली ऐड होते रहे हैं। अभी एक सिंपल सी चीज है कि आप अगर ड्रोन उड़ा रहे हैं, किसी भी एक जगह पे आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही उड़ा सकते हैं उस ड्रोन को, राइट? तो फॉर एग्जांपल हमारा एक कस्टमर है, एक सोलर फार्म है उनका काफी बड़ा, वो ड्रोन को यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो ड्रोन जो है उस फेंस के जो उनका बाउंड्री है उससे बाहर 1 मीटर भी ना जाए, किसी भी कंडीशन में ना जाए, क्योंकि वो इलीगल है। क्या गवर्नमेंट के पास ये तरीका है पता लगाने का कि वो 1 किलोमीटर बाहर चला गया था या 1 मीटर बाहर चला गया था? नहीं। लेकिन ये रूल है जो कि आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो ड्रोन्स को अपने ही प्रेमाइसेस में चलाएं। अगर अब ये तो कमर्शियल की ग्रेड की बात हुई, मान लीजिए प्राइवेटली कोई भी एक इंसान ड्रोन खरीदता है, DJI का छोटा सा ड्रोन खरीदता है कोई, और वो हमारी आपकी सोसाइटी में उड़ा रहा है और हमारी खिड़की के पास लाके खड़ा कर दिया कि इसके घर में क्या हो रहा है देखते हैं। तो ये इल्लीगल है। हाँ, ये इल्लीगल है, लेकिन क्या इसको पता लगाने, सबसे जरूरी है कि पता लगाना कि कोई हमारी खिड़की के बाहर ड्रोन उड़ा रहा है, या तो मैं पता लगा लूं या गवर्नमेंट जो है या जो बॉडी है वो पता लगा ले कि इस एरिया में एक इल्लीगल ड्रोन उड़ाया जा रहा है। इसके लिए कुछ है क्या अभी हमारे पास, या कितना? आप ही इसको सोचिए कि ये ड्रोन उड़ रहा है, ये पता लगाना मुश्किल काम नहीं है, और ये ड्रोन इल्लीगल है, उड़ रहा है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो जहां पे है वो किसी की खिड़की है। वो डेटा जो है करीब करीब नामुमकिन है गवर्नमेंट के पास होना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचूं तो मैं ये कहूंगा कि ड्रोन तो अभी की बात है, इसके पहले भी तो लोग कैमरेज लगाते थे, इलीगली लगाते थे,
जो रूल वहां पे थे वो वही रूल ड्रोन के साथ भी हैं। वो इलीगल, तो वो भी पहले भी चीजें इलीगल थी, अभी भी चीजें इलीगल हैं। अब इसको एनफोर्स करना मेरे ख्याल से टेक्निकली से ज्यादा पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट का काम है, रादर देन लेजिस्लेटर्स का काम जो कि इसके अराउंड रूल बनाए। और ये ड्रोन में अगर जियो फेंसिंग को अचीव कर लिया जाए बहुत ग्रासरूट लेवल तक, तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो जियो फेंसिंग जो है ड्रोन्स में काफी हद तक ऑलरेडी है, पर वो फेंस कौन डिफाइन करेगा? आप सब सवाल यह है कि वो फेंस कौन डिफाइन करेगा, क्योंकि ये लीगल है या इलीगल है काफी पर्सनल और सब्जेक्टिव मैटर है। मेरे हिसाब से मैं किसी लेक के ऊपर या लेक के किनारे ड्रोन उड़ा रहा था क्योंकि मुझे फोटो खींचना था, वहां 4-5 चिड़ियां उड़ रही थी, उनका वीडियो लेना था या फोटो खींचना था। उसी लेक के किनारे किसी इंसान का घर भी हो सकता है जहां से ड्रोन से उसकी खिड़की भी दिखे। तो जिसका घर है उसके लिए इलीगल है, मेरे लिए लीगल नहीं है। तो मैं वही कह रहा था कि इस समस्या का समाधान जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, इस समस्या का समाधान इंसानियत है, और ये सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व करती है उसके ऊपर है। आपस में हम लोग जैसे ड्रोन को इस्तेमाल, हमें जरूरी है कि हम मतलब समझें कि ड्रोन का इस्तेमाल गलत है। अगर कोई आपको लगता है कि ड्रोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस को कंप्लेन कीजिए, पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर सचमुच में ऐसा हुआ था तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, बट इसका टेक्निकली आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। ठीक है, हाँ, ये बहुत हद तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब पुलिस कहाँ नजर रखेगी। ये तो हमें और आपको देखना है कि अगर हमारे पास कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके बारे में इन्फॉर्म करें और उसके बाद जो प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए वो हो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप, हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, आप टेक्नोलॉजी की किसी भी चीज को ले लीजिए, आप मोबाइल एप्लीकेशंस को ले लीजिए, मोबाइल फोन्स को ले लीजिए, आप सीसीटीवी कैमरास को ले लीजिए, कोई भी जिसने काफी चीजों को रेवोल्यूशनाइज किया, राइट, तो उसके साथ उसके एसोसिएटेड ड्रॉबैक्स रहे हैं। कोई भी सोसाइटी उस ड्रॉबैक्स पे कैसे रिएक्ट करती है, ये उस सोसाइटी को काफी हद तक डिफाइन करता है कि आप उसकी अच्छाइयां ले सकते हैं और उसकी बुराइयों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू रहेगा। तो ड्रोन्स को बाकी टेक्नोलॉजी से कुछ अलग नहीं है। अच्छा, अब तो जैसे कैमरे जो हैं वो बहुत तरह के आ गए हैं, फेशियल रिकॉग्निशन है, यूवी है, मतलब तरह के हैं। ड्रोन्स इन कैमरों के साथ कितना खतरनाक हो सकता है या हो जाता है? ये कैमरा पहले से, फॉर एग्जांपल IR कैमरा, राइट, तो IR कैमरा में जो चीजें आपको डायरेक्टली नहीं दिखनी चाहिए नहीं दिख रही हैं, राइट। IR कैमरा में काफी हद तक आउटलाइन पता चल जाता है। थर्मल कैमरास अगर आप ले लो तो पर्दे वाली जगहों में भी आप पीछे क्या हो रही है काफी सारी चीजें देख सकते हैं। तो बाकी कैमरा में और ड्रोन में खासियत ये हो गई कि बाकी कैमरा को फिक्स होते हैं, तो उसको किसी जगह पे ले जाने के लिए किसी इंसान को जाना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएगा। मतलब हमारे हाथ में कैमरा होना और ड्रोन में कैमरा होना, मतलब हम बहुत अपने फर्क हाथ हो में जाता है। कैमरा रखकर जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, शायद ड्रोन जो है वो कहते हैं ना मास डेटा गैदरिंग, वो उसके लिए काफी हद तक कर सकता है। पर आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, इसका पॉजिटिव यूज देखिए। अगर IR थर्मल स्कैनिंग वाले जो थर्मल कैमरास होते हैं, आप एक जंगल में कितने शेर हैं उसका पता करना, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट विद ड्रोन्स, राइट। लेकिन किसी एक जगह पे इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी एक लोकेशन में कितने लोग हैं, अगर आपका किसी का मैलिशियस इंटेंट है तो कितने लोग हैं वो भी पता करना उसी टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, जो कि नॉर्मली मुश्किल होता। आपको मतलब पहले क्या होता था, पुराने समय में पड़ोसी देश के लोग आते थे और जासूस भेजते थे, पता लगाते थे कि इस एरिया में कितने लोग हैं, कहाँ पर हमें अटैक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी एक बार ड्रोन इधर से उधर गया, एक पूरे 1 स्क्वायर किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर, 5 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, टू द एक्यूरेसी ऑफ 99% पता चल जाता है। इसका कुंभ मेला में काफी अच्छा इस्तेमाल भी हुआ, जिससे कि भीड़ को काफी हद तक कंट्रोल किया गया, लेकिन इसका बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है कि अगर किसी क्रिमिनल के हाथ में ड्रोन है तो वो उसका जो टारगेट है वो उसे पता लगा सकता है कि ये कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और अगर वही पुलिस के पास है
तो वो पता लगा सकता है कि एक घर में अगर कोई क्रिमिनल घुस गया है तो उसका पोजीशन क्या है, वो किधर मूव कर रहा है। तो सब राइट। दोनों दोनों तरह की चीजें हैं बिल्कुल और वो बिल्कुल बिल्कुल हमारी इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। बिल्कुल। और हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रोन्स के मार्केट पे बात करना चाहेंगे आपसे कि हम्म। आज के समय में इंडिया का जो ड्रोन मार्केट है वो कितना बड़ा है और आने वाले समय में ये मार्केट कहाँ तक पहुंच सकता है, कितनी संभावनाएं हैं इसमें? मैं पूरे इसमें नंबर्स नहीं कोट करूंगा क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है कि कितना बड़ा है, पर मैं एस्टिमेशन बता सकता हूँ आपको एक साइज का। हाँ हाँ बिल्कुल। कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि कहाँ कहाँ भी ड्रोन का कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो सकता है। चूंकि मैं डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, मेरे मेरे सॉल्यूशंस होते हैं, मेरे खुद के सॉल्यूशंस हमारी कंपनी के ड्रोन्स यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। किसी भी रिमोट लोकेशन है, रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स का रहना पॉसिबल नहीं है हमेशा, तो वहाँ पे ड्रोन जो है काफी हद तक कारगर सिद्ध होता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो यूज है वो सिक्योरिटी के लिए है, कमर्शियल सिक्योरिटी के लिए। तो आप देखिए विंड मिल्स, सोलर फार्म में एक जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं करीब करीब 2.5 करोड़ के होते हैं, बड़े वाले। और इतने बड़े नहीं होते हैं कि उसको 4 आदमी आके उठा के ना ले जाए। और सोलर फार्म कहाँ होते हैं? सोलर फार्म ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। मतलब पुलिस स्टेशन आप जाइएगा, हमारे कुछ कस्टमर थे जहाँ से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन करीब 45 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे अब ये आए दिन होती रहती है चोरियां इस तरह की, राइट। सो इसमें अगर आप सॉल्यूशंस, इसका तरीका यही है कि आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। एक छोटा सा सोलर फार्म का साइज मैं बताता हूँ आपको कितना होता है। 7.5 किलोमीटर की पेरिफेरी होती है, और मैं छोटे सोलर फार्म की बात कर रहा हूँ। जो बड़े सोलर फार्म होते हैं 15 किलो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की पेरिफेरी होती है उनकी। अब कहीं से भी इंट्रूजन हो जाता है वहां पे, लोग क्या कर सकते हैं? मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं डाल सकते ना इतनी 25 बड़ी जगहों किलोमीटर पे। की पेरिफेरी में आप कितने गार्ड्स लगा देंगे? हाँ सही बात है, कितने गार्ड्स लगा दिएगा आप? तो यहाँ पर बेसिकली वही सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन दोनों साथ मिलके काफी रेलेवेंट हो जाता है। और तो सिक्योरिटी पहला है। दूसरा लॉ एनफोर्समेंट है। लॉ एनफोर्समेंट मैं मतलब अभी पुलिस की तरफ की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें कि आपका लॉजिस्टिकल प्लानिंग, आपका एरिया मैपिंग, इनफैक्ट खेत किसके कौन। अब आपने ये देखा होगा कि विलेजेस में, गांव में हम लोगों के साथ एक काफी बड़ी बात रहती है कि कोई भी साफ सुथरा मैप है नहीं। मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बॉर्डर की तरह चीजें हैं कि एक थोड़ा सा बीच में एक जोन है जो कि मेरा भी है आपका भी है। अड्डा ना मैं अड्डा हम खेती लोग करूंगा बोलते ना हैं, दो खेतों के बीच में अड्डा बना दिया। राइट, तो ना मैं करूंगा ना तुम्हें करने दूंगा, राइट। तो अब वो इसलिए क्योंकि उतने बड़े, इसके पहले जो मैपिंग थी ना वो करीब करीब इम्पॉसिबल थी। अभी इसका काफी बड़ा यूज हो रहा है इंडिया में, मैप करने के लिए खेतों को बहुत आसानी से। इसको एक ड्रोन किसी एरिया में फ्लाई करता है, उसका 2 मिनट के बाद आपको एक डिजिटल मैप मिल जाएगा कि अच्छा भैया ये खेत मेरा है, ये खेत आपका है। उसके बाद मतलब कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे, राइट। सो इसके अलावा मिलिट्री का मेरे काफी बड़ा इसका इस्तेमाल है, जो कि अभी तक हमने शुरू ही नहीं किया है। आपको शायद पता होगा इंडिया में एक कंपनी है आइडिया फोर्ज, जो बनाती है ड्रोन्स। आई मीन दे आर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रोन्स। नेत्रा ड्रोन्स करके, आई मीन दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट। वो सबसे मतलब हिंदुस्तान में करीब करीब काफी अच्छे और जाने पहचाने लोग हैं। आईआईटी बॉम्बे के मेरे क्लासमेट्स थे, उनकी कंपनी है वो। सो मिलिट्री में अब इस्तेमाल शुरू हुआ है। अभी भी मतलब इट इज नॉट एन आर्म ड्रोन। उसका एरिया मैपिंग, जियो जियोलॉजिकल सर्वे, इन सब चीजों के लिए यूज हो रहा है, पेलोड ट्रांसफर के लिए हो रहा है। बट अभी पूरा का पूरा वो जो मार्केट है, जिसको कि आप बोलेंगे आर्म ड्रोन्स, वो बचा ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर हम डायरेक्टली बढ़ते जाते हैं इस एरिया में, तो अभी मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है बहुत जगहों पे, उसमें 2020 तक करीब करीब
$1.9 बिलियन का मार्केट होने वाला है ड्रोन का। अभी कोविड के समय में काफी ज्यादा मार्केट बढ़ गया है ड्रोन का, क्योंकि उसका काफी इस्तेमाल भी हो रहा है। 2025 तक मेरे ख्याल से $25 बिलियन का ये मार्केट हो सकता है। $25 बिलियन का मार्केट ड्रोन्स का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी साइजेबल है। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम दूसरे कंट्री के मुकाबले कहाँ खड़े हैं आज के समय में। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल या कुछ चीज़ों से अगर हम समझ सकें कि आज यूएस जो है अपने लोगों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, कैसे उन्हें फायदा या नुकसान हो रहा है, और हम कहाँ उस मामले में पीछे रह जा रहे हैं। अगर अब एक होता है, आप अमेरिका में एक खास चीज देखिएगा कि जो मोबाइल टावर्स की भी डेंसिटी है अमेरिका इन जनरल अमेरिका में, वो इंडिया से काफी कम है। उसी तरह से ड्रोन्स में भी एक काफी खास बात है देखने लायक, वो लोग अंदर यूज नहीं करने देते हैं काफी चीजों में, राइट। प्राइवेसी लॉज जो अमेरिका में है, इनफैक्ट कुछ यूरोपियन देशों में भी हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ऑलमोस्ट आप ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं काफी सारी जगहों पे। लेकिन वो लोग दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर मोस्टली ऑयल फील्ड्स, जो टेक्सास, ह्यूस्टन, डैलस, इन सब जगहों के आसपास जो उनके बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पे उसके सिक्योरिटी और सर्वे के लिए यूज करते हैं उसको, ड्रोन को। डिलीवरी के लिए अभी तक ये इट इज इन अभी तक इसको एक्सपेरिमेंट ही किया जा रहा है। अमेजोन को ऑर्डर मिल गया है, गूगल को भी परमिशन मिल गया है। अरे ये तो हो गया कमर्शियल यूज। हमारे आपके फायदे, आम लोगों के फायदे के लिए क्या यूज हो रहा है? जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड की जरूरत है और ये ब्लड बैंक से हॉस्पिटल बहुत दूर है, ट्रैफिक है, तो क्या इन सब चीजों के लिए यूज हो रहा है वहां पे कि एक ब्लड का पैकेट उठाया और हमने ड्रोन से फटाक से पहुंचा दिया और किसी की जान बच गई? सच पूछिए तो मुझे नहीं पता कि असल में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह का यूज हो सकता है और बहुत काम का, इस तरह का यूज हो सकता है और बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। हमने देखा है कि बिहार में बाढ़ आते हैं, देश के जगह अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, तो वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, उन्हें किन चीजों की जरूरत है, इन सब चीजों में तो बहुत आसानी से ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और एक तरीके से बहुत रिवॉल्यूशन होगा क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर ड्रोन्स आते हैं तो। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और काफी हद तक आप देखिए तो मतलब क्राइसिस अवर्सन में तो हो ही रहा है यूज। आजकल इतनी भीड़ भाड़ वाले जो आप कुंभ मेले की बात कर लीजिए, तो कुंभ मेले में ड्रोन रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि नॉर्मली जो एक्सीडेंट्स होते थे, जितनी स्टैम्पीड्स कुंभ मेले में होती थी, इस बार वो इसका कुंभ मेले का मैनेजमेंट जो था, काफी हद तक ड्रोन से कंट्रोल था और काफी अच्छा मैनेजमेंट हुआ है उसका। तो क्राइसिस अवर्सन में तो बिल्कुल, और क्राइसिस मैनेजमेंट में आफ्टर क्राइसिस होने के बाद वाला जो सिचुएशन है, उसमें भी ड्रोन बिल्कुल वैसी जगहों पे पहुंच सकता है जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। तो सामग्री खाना देना या फिर किसी को दवाई पहुंचाना कि बहुत आसानी से किया जा सकता है इसको। ठीक है, अब अंतिम सवाल है, अंतिम चीजों पे हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है ड्रोन का इंडिया में, या ओवरऑल हम ड्रोन का ही फ्यूचर समझ लेते हैं। देश कोई सा भी हो सकता है, अच्छी चीजें होंगी तो हर कोई अपनाएगा। सही बात है। तो इंडिया में मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो ड्रोन का सबसे बड़ा यूज है मिलिट्री वाला, जो अभी तक यूज होना शुरू नहीं हुआ है काफी हद तक। तो हम लोग शायद वहां बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से जो अगला बड़ा कॉन्सेप्ट हो रहा है, वो रिवोल्यूशनाइज हो रहा है बैटरी से। आजकल जो आपने टेस्ला के बारे में सुना होगा, राइट। तो टेस्ला की जो बैटरी है, इनफैक्ट आजकल बहुत सारी और कंपनियां अच्छी अच्छी बैटरी बना रही है, क्योंकि काफी कम स्पेस में काफी ज्यादा पावर जनरेट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि अगला जो बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है ड्रोन का, वो है पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल्स, राइट। सो PFDs बोलते हैं इसको, पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल्स, बेसिकली ड्रोन्स हैं। वही क्वाडकॉप्टर्स के 4 पंखे होंगे उसके, और आप उसका ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। आपको 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऑफिस जाना है,
तो आप ऑफिस गए, वहां पर चार्ज में लगाया ड्रोन को, वापस आए। तो ये मुझे लगता है कि अगला सबसे बड़ा स्टेप ड्रोन में होने वाला है। ये काफी कंपनियां इसका ऑलरेडी टेस्टिंग कर रही हैं, और अगर आप देखेंगे तो टोयोटा जैसी कंपनी या फिर फोर्ड जैसी कंपनी, ये लोग काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी कंपनियों में जो लोग ऐसे ऐसे व्हीकल्स या सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है अगला सबसे बड़ा वही होने वाला है, पर्सनल स्पेस में आप और मैं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। काश इतना पैसा हो पाए कि मैं एक दिन उड़ के जा सकूं ऑफिस। खैर, ड्रोन एज एन टॉय कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे कि अगर ड्रोन को खिलौने के रूप में अगर इस देश में एक सेगमेंट उसका ये रखा जाए तो कितना बड़ा बाजार बन सकता है भारत ड्रोन्स के लिए? एक्चुअली काफी बड़ा बाजार बन सकता है भारत में, मतलब मेरे ख्याल से हर कोई हर बच्चा आकर्षित होगा कि मेरे हाथ में एक ऐसा रिमोट हो और मैं कुछ उड़ा रहा हूँ। बिल्कुल। तो काफी बड़ा मार्केट बन सकता है इंडिया। एक्चुअली किसी एंगल से मैंने तो कभी नहीं सोचा, शायद बहुत कम लोगों ने सोचा है, बट बिल्कुल बन सकता है। अमेरिका में आप बहुत सारी दुकानों में जाएंगे ना, तो आपको छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले प्लेन, ड्रोन्स मिलते हैं काफी हद तक। इंडिया में नहीं दिखते उतने, लेकिन अगर इस पे काम किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा, आपने जैसा सही कहा, हर बच्चा चाहेगा कि हम बचपन में वो हम बचपन में मेले में जाते थे, वो पीछे खींच के छोड़ने वाली कार जो आगे भागती थी, हम उसके दीवाने हुआ करते थे। आज जमाना बदल गया है, बच्चे नए हैं, अब वो मोबाइल इंटरनेट वाले हैं, क्या पता बिल्कुल दीवाने हो जाएं खिलौने वाले ड्रोन्स के। अब देखिए तो पतंग भी वही था, रिमोट कंट्रोल हमारे पास होता था और पतंग हवा में उड़ता था। अभी ड्रोन भी वही है, रिमोट कंट्रोल हमारे पास, और वो पतंग को हम 200 फीट से ऊंचा उड़ा दिया करते थे। बिल्कुल। तो ये नई पतंग बन सकती है बच्चों के लिए। शुक्रिया कुणाल किसले इस बातचीत के लिए। आज हमने ड्रोन पर बात की, इससे जुड़े तमाम तरह के जो सवाल थे हमने उसे विस्तार से समझा, इसकी प्राइवेसी से जुड़े जो कंसर्न थे उसे हमने बहुत बारीकी से जाना, और ड्रोन के मामले में भारत आज कहाँ खड़ा है इस पर भी हमने बातचीत की। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।